नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। थर्ड वेव में कोरोना का सबसे भयंकर विस्फोट दिल्ली में हुआ है। इस वक्त दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 10,665 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। डराने वाली बात यह है कि 8 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच गई है और इन आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है और दिल्ली में कोरोना की ये 5वीं लहर घोषित कर दी गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस, डरने लगा है देश। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर कितनी घातक है? क्या दिल्ली में आने वाली है ओमिक्रॉन की सुनामी? क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगी है दिल्ली? क्या दिल्ली में कोरोना का खतरा रेड अलर्ट तक पहुंच गया है? देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का मीटर जिस स्पीड से घूम रहा है, हर किसी के होश उड़े हुए हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 91 केस थे। उसके बाद 3,000, 5,000 और 15 दिन में आंकड़ा सीधे 10,000 तक पहुंच गया है। और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दावा कर दिया है कि देश में कोरोना की 3री लहर और दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान सुनते ही दिमाग में कोरोना के अप्रैल वाला तांडव घूमने लगता है। जी हाँ, ऑक्सीजन के लिए तड़पते भटकते लोग, अस्पताल में भर्ती होने के लिए ठोकरें खाते लोग। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और आज दिल्ली में कोरोना के केस 10,665 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। और अब फिर से कोरोना की रफ्तार दिन दोगुना बढ़ रही है। पिछले 17 दिन में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली में जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, वो वाकई हाथ पांव फुलाने वाली है। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 496 पहुंचा और 29 दिसंबर को 923, 30 दिसंबर को 1313 हो गया, 31 दिसंबर को 1,796, 1 जनवरी को 2,716, 2 जनवरी को 3,194, 3 जनवरी को 4,099 केस आए, 4 जनवरी को 5,481 नए केस आए और 5 जनवरी को 10,000 केस पहुंचे तो होश ही फाख्ता हो गए। ये आंकड़े सिर्फ कोरोना से संभलने के लिए आगाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोरोना के अतीत का वो मंजर याद दिला रहे हैं जो बहुत ही भयंकर गुजरा है। आज कोरोना का आंकड़ा 10,000 को छू रहा है। कल और परसों पता नहीं अप्रैल में मची कोरोना वाली तबाही के आंकड़े को भी छू ले। इसकी गंभीरता दिल्ली सरकार भी समझ रही है और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी। तो अब हम आपको बता दें कि DDMA ने जो कोरोना के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का जो मानक तय किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संकट आखिरी स्तर यानी लेवल 4 यानी रेड अलर्ट पर पहुंच गया है। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी दिल्ली में कोरोना काबू करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हालात संकट वाले हैं। कोरोना से बचकर रहना हमारे और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए ताकि कोरोना से हालात बदतर ना हो और किसी भी कीमत पर संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत ना आए, क्योंकि लॉकडाउन का संकट कोई मामूली संकट नहीं है। प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है।
22 अप्रैल 2021 को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% पहुंच गया था और आज दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 11.88% पहुंच गया है। 29 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1.23% थी। 1 जनवरी को तो ये बढ़कर 3.64%, 2 जनवरी को 4.59% और 3 जनवरी को 6.46% और 4 जनवरी को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 8.37% पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन गनीमत यही है कि कोरोना के केस माइल्ड हैं और रिकवरी रेट अच्छा है। फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो केसेज आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेज आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट, पर जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है। इस वक्त डराने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर भी पॉजिटिव हो रहे हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। इंदौर अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब आपको बताते हैं कि मुंबई में कोरोना का कितना भयंकर विस्फोट हुआ है। जी हां, मुंबई में 15,166 कोरोना केस सामने आए हैं। मंगलवार को मुंबई में 10,860 केस आए थे, यानी एक ही दिन में सीधे 5,000 केस बढ़ गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया, यानी दूसरी लहर में मुंबई में सबसे ज्यादा जितने केस आए थे आज वो पीछे छूट गए। हम आपको बता दें कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि अगर मुंबई में 20,000 से ज्यादा केस आने शुरू हो जाएंगे तो उस दिन से मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिलाकर रख दिया है। कोरोना ने एक बार फिर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दस्तक दी है। कोरोना के चलते एक बार फिर से अमिताभ बच्चन परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला है। बिग बी के घर में कुल 31 स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से एक कर्मचारी को कोरोना निकला। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में कोविड के हालात से गुजर रहा हूं और बाद में संपर्क साधूंगा। हम आपको बता दें कि 2020 में 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें मुंबई के विले पार्ले में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके 4 दिन बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो गया था। उन्हें भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से अमिताभ बच्चन के दोनों बंगले प्रतीक्षा और जलसा में काम करने वाले लोगों को रूटीन कोरोना जांच कराई जाती है और तीसरी लहर में फिर से बच्चन के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। मुंबई में कोरोना का कहर इस तरह से समझिए, शिवसेना के नेता संजय राउत का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संजय राउत की मां, पत्नी, बेटी और भतीजी को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में डॉक्टर्स के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जेजे अस्पताल में 61 रेजिडेंसी डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल में 50 डॉक्टर्स, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर्स, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मुंबई में रोजाना 10,000 के पार कोरोना के केस पहुंच रहे हैं। आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुंबई में लॉकडाउन का दौर लौटने वाला है? महाराष्ट्र में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है
निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मुंबई में पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केस एकदम बढ़ना शुरू हो गए और उसके बाद कोरोना ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों को भीड़ भाड़ करने पर रोक लगा दी गई है। साथ में बच्चों की सुरक्षा के लिए 9वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 28 दिसंबर को 1377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3671 केस। 31 दिसंबर को 5631 केस। वहीं 1 जनवरी को 6347 केस, 2 जनवरी को 8063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस। इसी बीच मुंबई में कॉर्डिलियाई क्रूज पर भी फैले कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 100 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हम आपको बता दें कि गोवा से मुंबई पहुंची कॉर्डिलिया क्रूज पर कुल 1997 लोग सवार थे, जिनमें 1408 यात्री और 589 क्रू मेंबर शामिल थे। लॉकडाउन जैसे हालात है, लेकिन 2000 लोग एक साथ आते हैं एक क्रूज शिप पर, जिसके बाद अब उस क्रूज शिप पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है। सबका आरटीपीसीआर टेस्ट बीएमसी ने किया। आज सवेरे तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2000 लोग हैं तो उसमें बहुत समय गया। लगातार अंदर से कोविड पेशेंट्स निकलते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये कितना बड़ा कोरोना विस्फोट एक सिंगल जहाज पर हुआ है। ये कॉर्डिलिया क्रूज शिप जो एक लग्जरी क्रूज है। इस तरह मुंबई में कोरोना विस्फोट के चलते हालात विकट हैं। महाराष्ट्र में कोविड खतरनाक तरीके से फैल रहा है। मुंबई में आज 15,166 कोरोना केस मिले हैं। मुंबई में आज कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर की पीक को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। इसके बावजूद भी मुंबई के बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ खूब आ रही है। मुंबई में बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ कोविड रिपोर्ट को न्योता देते हुए नजर आ रही है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप भीड़ देखिए। दोपहर का टाइम है, मगर लोग जो हैं भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, भारी तादाद में यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी आप यहाँ देख सकते हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जो कोरोना का नियम जो है, कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कोविड की जो रफ्तार है, जो भयानक रूप से, भयावह रूप से बढ़ रही है, रफ्तार से फैल रही है, उसको किसी तरह रोका जाए। ऐसे में मुंबई से खबर ये भी है कि अगर यहाँ 20,000 के पार मामले पहुँचते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही मुंबई में कोरोना 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पीक पर पहुँच सकता है। पारस धामा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। पीएम मोदी के एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। सवाल हो रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हुआ। बीजेपी पंजाब सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, कोई सुरक्षा का खतरा पैदा नहीं होता। फिर क्यों पंजाब में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ के बीच से गुजरता है, सब कुछ सुरक्षित। पीएम की सिक्योरिटी में कोई सेंध नहीं लगा पाता। प्रधानमंत्री भारी भीड़ के बीच से सुरक्षित लोगों को अभिवादन करते हुए जाते हैं। फिर कैसे पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक असुरक्षा के घेरे में फंस जाता है। ये तीसरा वीडियो देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री का काफिला भीड़ के बीच से गुजरता दिखता है। पीएम की कार के पास एसपीजी के सुरक्षा कर्मी हैं, जबकि सड़क के चारों तरफ खड़ी भीड़ को संभालने के लिए स्थानीय पुलिसकर्मी नजर आते हैं। पीएम का काफिला इस भीड़ के बीच से भी सुरक्षित रास्ता पाता है। कहीं भी सिक्योरिटी में कोई खतरा नजर नहीं आता। फिर पंजाब में पीएम के रूट पर अचानक कुछ लोग आकर कैसे सुरक्षा को खतरे में ढकेल देते हैं।
चौथा वीडियो देखिए। देश के दक्षिणी हिस्से तक में पीएम का काफिला जब गुजरता है, कहीं कोई साजिश, कोई खतरा, कोई सेंध, कोई घुसपैठ नहीं दिखती। प्रधानमंत्री अपनी कार में सुरक्षा घेरे के बीच गुजरते हुए दिखाई देते हैं। फिर कैसे पंजाब में रैली करने गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया हूँ। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। कृषि कानून रद्द करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचे। फिरोजपुर में रैली के रास्ते में पीएम के स्वागत में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से पंजाब निकलने से पहले ट्वीट करते हैं कि आज पंजाब के अपने बहनों और भाइयों के बीच जाना है। फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का आधार रखूंगा, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे दावा है प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचते हैं, जहां पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बठिंडा एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री को दावा है एयरपोर्ट अधिकारियों से कहना पड़ा, अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से। इतनी गंभीर स्थिति कैसे बनी, इसे समझने के लिए इस वीडियो को पहले देखते हैं। ये वीडियो एक कार के भीतर से बनाया जा रहा है। सामने से प्रधानमंत्री का काफिला लौटता नजर आता है। वीडियो बनाने वाला अपना परिचय बीजेपी नेता के तौर पर बताते हुए कहता है, और पुलिस आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से, मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। इन तस्वीरों ने बुधवार दोपहर सबको चिंता में डाल दिया। खबर आई कि पंजाब में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री की सुरक्षा 15 से 20 मिनट तक खतरे में रही। बीजेपी ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई भयानक चूक वाकई एक राजनीतिक साजिश है? इस बात को समझने के लिए सीक्वेंस को जानिए। बठिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। कोहरे और बारिश के कारण विजिबिलिटी कम थी। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर ही मौसम में सुधार का इंतजार किया। इसके बाद फैसला हुआ सड़क के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक प्रधानमंत्री जाएंगे। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला तक सड़क मार्ग से जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। गृह मंत्रालय का दावा है सड़क से जाने का फैसला पंजाब के डीजीपी की तरफ से सड़क रास्ते में सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलने के बाद ही लिया गया।
इसके बाद जब भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, अगले 30 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आई। हुसैनीवाला के रास्ते में 30 किलोमीटर के आगे जब पीएम के काफिले की गाड़ियां एक फ्लाईओवर पर पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से रास्ता रोके जाने की जानकारी मिली। यहीं पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के नजदीक तक आ गए। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंस जाता है। जिस कार में प्रधानमंत्री बैठे, उस कार को सिक्योरिटी देने के लिए एसपीजी के कमांडो, दूसरे सुरक्षा कर्मी कार से उतरकर घेरा बनाते हैं। यहीं पर 15 से 20 मिनट का वो समय है जब तय रूट पर प्रधानमंत्री के काफिले को असुरक्षा के घेरे में नहीं आना चाहिए था। प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तब का वीडियो है जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद एसपीजी कमांडो यू टर्न लेते हैं। गाड़ियां वापस भटिंडा एयरपोर्ट के लिए लौटती दिखती हैं, जहां लौटकर एयरपोर्ट के अधिकारियों से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। सवाल फिर यही है, अगर कोई चूक नहीं हुई तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया? अगर कोई चूक नहीं तो फिर क्यों उसी रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिस रूट की जानकारी अति गोपनीय होने के कारण लीक नहीं होनी चाहिए थी? भटिंडा से कमलजीत संधू और फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।